जय श्री राम दोस्तों, चलते हैं आज की अपनी कहानी पर। फैमिली कोर्ट से बाहर निकलते हुए जूही ने एक बार प्रणय को देखा और फिर हाथ में पकड़े उस कागज़ को देखा जिस पर लिखा हुआ था कि अब उसका प्रणय से कोई संबंध नहीं है। उसकी बेटी रिया के पालन पोषण के लिए प्रणय को हर महीने एक निश्चित राशि जूही के अकाउंट में देनी होगी। दोनों के हस्ताक्षर और कोर्ट की सील, जज के हस्ताक्षर सब शामिल थे। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी रुलाई रोकी। घर आकर माँ से पूछा कि क्या हुआ तो वह फूट फूट कर रोने लगी। माँ उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, रो ले, महीनों का गुबार निकल जाएगा, जो तेरा जी हल्का हो जाएगा। 3 बहनों में सबसे बड़ी थी जूही। पिता सबका प्रसाद अध्यापक और माता सुनने संगढ़ गृहिणी। दोनों ने अपनी बेटियों को शिक्षित किया और संस्कार भी दिए। जूही बीएड करके स्कूल में पढ़ाना चाहती थी, लेकिन उसकी बुआ उसके विवाह के लिए एक रिश्ता लेकर आ गई। लड़का प्रणय एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर था और इकलौता। सुनैना जी अच्छा रिश्ता हाथ से जाने देना नहीं चाहती थी। अंबिका बाबू ने भी सोचा कि एक की शुरू करेंगे तभी तो बाकी की होगी। जूही अपने माता पिता की परेशानी समझ रही थी, सो उसने विवाह के लिए हाँ कर दी। जूही सुंदर थी तो प्रणय भी हैंडसम था। लेन देन की बात हुई तो प्रणय ने तपाक से कह दिया कि आप जो अपनी खुशी से देंगे। अपने सामर्थ्य अनुसार अंबिका बाबू ने बारातियों के स्वागत और लेन देन में कोई कमी नहीं की थी, पर फिर भी सास जूही को ताना मारते से चूकती नहीं थी। कभी कभी ससुर भी सुना देते। अंबिका बाबू कुछ देते तो हम भी अपनी स्नेह बेटी का विवाह कर देते। तब जूही प्रणय को कहती कि स्नेहा को शिक्षा की ज़रूरत है, न कि दहेज की। वह स्नेहा को भी समझाती कि अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, इंटर पास की कोई वैल्यू नहीं है। जवाब में वो हंसकर कहती, भाभी मेरी माँ मुझे इतना दहेज देगी कि पति मेरे तलवे चाटेगा। तब वह चुप रह जाती। फिर वह गर्भवती हुई सास ने पोते की आस लगाई थी। स्नेहा ने एक बच्ची को जन्म दिया। बस तभी से वह सबके आँख की किरकिरी बन गई। प्रणय भी उससे खिंचा खिंचा रहने लगा। एक आध बार उसके शर्ट पर लिपस्टिक के निशान मिले। पूछने पर कहा कि बॉस बीमार है तो उनके घर जाना पड़ता है। उनकी बेटी से 2 बातें हो जाती हैं और कुछ नहीं। जूही सब समझ रही थी, लेकिन सोचा कि कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। एक दिन जूही की सास बड़े प्यार से उससे बोली, कुछ दिनों अपने मायके हो आओ, रिया भी नाना नानी से मिल लेगी। प्रणय ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दिया तो वह बेटी को लेकर चली गई। 2 दिन के बाद उसने प्रणय को फ़ोन किया तो उसने उठाया नहीं। अनहोनी सोचकर वह घबरा गई। लेकिन जब सास ससुर और स्नेहा ने भी फ़ोन नहीं उठाया तब उसका माथा ठनका। उसने अपने पिता से कहा कि कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि सभी आपस में कुछ खुसर फुसर कर रहे हैं और अब मेरा फ़ोन भी नहीं, तो मैं खुद ही कल जाऊंगी। तभी कुरियर वाले ने आकर उसे एक सरकारी लिफाफा थमा दिया। खोलकर देखा तो वो तलाक के कागजात थे। बाप बेटी के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था। उसी समय प्रणय का एक रिश्तेदार आकर जूही के गहने कपड़े दे गया। साथ में एक चिट्ठी थी जिस पर लिखा था कि चुपचाप साइन कर दे, वरना कोर्ट में लांछन लगाऊंगा। कि आगे उसने पढ़ा नहीं गया। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। फिर भी एक उम्मीद बाकी थी, आज वो भी ख़त्म हो गई। मम्मी रिया का स्पर्श पाते ही जूही ने अपने आंसू पोंछे और नौकरी के लिए एक मेल टाइप करके अपने स्कूल के प्रिंसिपल को भेज दिया। 15 दिनों बाद ही जूही को स्कूल से कॉल आ गया। वह स्कूल जाने लगी। रिया भी प्ले स्कूल जाने लगी। उसकी एक बहन बैंक में जॉब करने लगी और दूसरी का बीकॉम फाइनल हो रहा था। 6 महीने बाद अंबिका बाबू भी सेवानिवृत्त होकर घर में समय देने लगे। सुनैना जी जो घर की धुरी थी, सामने तो मुस्कुराती रहती, लेकिन अकेले में पति से कहती कि जूही की फिक्र होती है। तब अंबिका बाबू मुस्कुरा कर कहती, सब कुछ समय पर छोड़ दो। एक दिन अंबिका बाबू रिया को लेकर पार्क में टहल रहे थे। रिया को हम उम्र गौरव के साथ खेलते देख उन्होंने पूछा, कौन है? तब रिया हाथ से इशारा करते हुए बोली, नानू वो रहे गौरव के दादू। आपसी परिचय के बाद सतीश चंद्र बोले कि बहू के देहांत के बाद गौरव हमारी जिम्मेदारी हो गई, लेकिन कब तक पत्नी बेटे को फिर से शादी करने कहती तो वह भड़क जाता। अब आप ही बताइए, हम लोग कब तक? उनकी आंखें नम हो आईं। अंबिका बाबू ने मन में कुछ सोचा और अगले दिन सतीश चंद्र को अपने साथ घर ले आए। चाय पीते हुए उन्होंने अपने परिवार के बारे में बताया और कहने लगे कि हम अभी जूही का पुनर्विवाह करना चाहते हैं, यदि आप उचित समझें तो। सुनकर सतीश चंद्र बहुत खुश हुए और बोले, आप अपनी बेटी को तैयार करें और मैं अपने बेटे को। जूही अपने पिता को मजबूत होते नहीं देख सकती थी। वो गौरव के पिता प्रशांत से मिली। विचारों के आदान प्रदान के बाद दोनों ने तय किया कि हमारे 2 ही बच्चे रहेंगे। शुभ मुहूर्त में जूही गौरव की पत्नी बनकर दिल्ली चली गई। महीने भर के बाद उसने फिर से स्कूल ज्वाइन कर लिया। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। गौरव हॉस्टल चला गया। रिया अपने माता पिता से दूर जाना नहीं चाहती थी, इसलिए साथ में रहकर ही पढ़ाई करने लगी।
अंबिका बाबू की दोनों बेटियों की भी शादी हो गई और वे दोनों भी अपने अपने परिवार के साथ खुश थी। एक दिन जूही अपने मायके आने वाली थी, उसी दिन प्रशांत का मित्र नरेश आया और उसे एक पैकेट देते हुए बोला कि भाभी, संजीवनी हॉस्पिटल में मेरा शैलेजा रिस्टार्ट है, आप प्लीज़ उन्हें दे दीजिए। श्योर, कहकर जूही ने वह पैकेट संभाल कर रख लिया। घर पहुंचकर एक दिन तो बातों में ही निकल गया। दूसरे दिन वह शैलेजा दी को फ़ोन करके उनके हॉस्पिटल पहुंच गई। वह रिसेप्शन पर ही थी कि उसने प्रणय के पिता को डॉक्टर शैलेजा के चैम्बर से निकलते देखा। अपने को संयोग करके वह शैलेजा दी से मिली। नरेश का पैकेट उन्हें देकर हालचाल पूछते हुए बोली, दी, अभी जो पेशेंट गया था वो? अरे वो पेशेंट नहीं है, उनकी बहू, बोलकर डॉक्टर शैलेजा एकाएक चुप हो गई और फिर बोली, अब क्या बताऊं, मैं पिछले 3 सालों से उनकी बहू का इलाज करा रही हूँ। 3 साल से? क्या हुआ बहू को? आश्चर्य से जूही ने पूछा। डॉक्टर शैलेजा ने प्रणय के विवाह की पूरी बात बताते हुए कहा कि तलाक के बाद उसने बॉस की बेटी के साथ विवाह कर लिया, जो भारी दहेज के साथ नौकर चाकर भी लाई थी। सब बहुत खुश थे। सप्ताह 10 दिन बीतने के बाद ही उसकी पत्नी सोनिया जब सब पर बेवजह चिल्लाने लगी, कोई भी सामान उठाकर फेंक देती, टोकने पर अपना सर दीवार पे मार देती। एक आध बार तो उसने अपने पति के बाबू पर भी हाथ उठा लिए, दांत से काट लिए थे। तब तो वो मेरे पास आई और अपनी बहू की समस्या बताई। मैंने कहा कि बहू को लेकर आइए, मैं बात करती हूँ, लेकिन उनकी बहू कभी नहीं आई। अस्पताल के स्टाफ से पता चला कि सोनिया एक मानसिक रोगी है। दवा इलाज से तो ठीक रहती है, लेकिन कभी कभी दौरे पड़ने लगते हैं। मुझसे पहले यहाँ डॉक्टर दिव्या थी जो उनका इलाज कर रही थी। उसके पिता अपनी बला टालना चाहते थे और उन दोनों ने भी धन और खूबसूरती के लोभ में छानबीन नहीं किया। डॉक्टर शैलेजा ने एक गहरी सांस ली, फिर बोली, अब यदि बहू को छोड़ देते हैं तो उनका बाप इनके बेटे को गैर कानूनी बलात्कार कर देगा, कानूनी चक्रव्यूह में ऐसा फंसा देगा कि इनकी बेटी भी। चलो छोड़ो, बातों बातों में चाय कॉफ़ी तो पूछना ही भूल गई। मुस्कुराते हुए उन्होंने घड़ी देखी, फिर कभी दो, अभी चलती हूँ, कहकर जूही घर आ गई। उनकी बेटी कहकर शैलेजा दी का चुप हो जाना उसे बहुत खल रहा था। उसने अपनी माँ से पूछा तो वो बोली, हाँ सब सच है। प्रणय के विवाह से आए दहेज से उन्होंने एक बिजनेसमैन के बेटे से स्नेहा का विवाह कर दिया। लड़का पियक्कड़ निकला, पति पत्नी के बीच झगड़ा होने लगा, फिर स्नेहा माँ भी नहीं बन पाई। ऐसे में उसे सब कुछ सहना तो पड़ेगा ही। यह सब जानकर तेरे पापा से रहा नहीं गया, सो मिलने चले गए। पति पत्नी दोनों ही बीमार रहने लगे हैं। वो तो हाथ जोड़कर तेरे पापा से भी माफ़ी मांगने लगे थे। समय चक्र तो देखो, पोते की चाह में उन लोगों ने तुम पर जुल्म किया और अभी उनके दोनों ही बच्चों की गोद खा ली है। कहकर उन्होंने एक ठंडी सांस ली और फिर बोली, यह सच है कि बीता हुआ समय वापस नहीं आता, लेकिन अच्छा हो या बुरा, हमारे कर्मों का फल तो इसी जन्म में मिलता है। इसीलिए कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि दुखी हृदय से निकली हाय ना जाने जीते देती है ना मरने देती है। तभी मोबाइल की रिंग बजी। मम्मी नानी के हाथ का बेसन लड्डू लेती आना, रिया बोली, और मेरे लिए मटरी। गौरव की आवाज़ सुनकर जूही चकित रह गई। अरे तुम कब आई? सरप्राइज मॉम, कहकर गौरव ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। ये बच्चे भी ना, जूही मुस्कुराई, और सुनैना जी, वो तो बस अपनी बेटी को निहारती रही। कल तक जिसके चेहरे पर दुख की लकीरों का बसेरा था, वो अब धुंधलाने लगी थी। समय कभी एक सा नहीं रहता, उसका पहिया घूमता रहता है। जूही के जीवन में दुख आया तो फिर खुशियों ने भी दस्तक दी। वही प्रणय के परिवार से खुशियां रूठ गई थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। ऐसी जय श्री राम दोस्तों।